Welcome everyone, welcome to JR's Mantra. I am Rajneesh. Today we are going to study about RCC design or we can say design of a structure RCC. आज हम लोग RCC डिज़ाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि RCC होता क्या है और इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे हम लोग RCC का यूज़ करते हैं, इसका स्कोप क्या है। अगर RCC को पढ़ लेते हैं तो ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि RCC क्या है और इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, मतलब किस यूनिट में क्या पढ़ना है, वहां से यूनिट पढ़ने के बाद हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि RCC होता क्या है। ठीक है, RCC का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। R स्टैंड फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब किसी स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन करेंगे और उस स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज होगा वो मटेरियल होगा RCC। RCC क्या होता है तो समझ लो कि एक सीमेंट कंक्रीट है। कंक्रीट क्या होता है तो कंक्रीट होता है, ध्यान से देखना, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट है सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, उसके बाद है सैंड। सैंड को फाइन एग्रीगेट भी कहा जाता है और उसके बाद एक होता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट को हिंदी में हम लोग गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को एक सूटेबल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर और सीमेंट के बीच में एक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है। सीमेंट है वो बाइंडर का काम करता है। किसको किसको बाइंड करता है तो सैंड को और कोर्स एग्रीगेट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे ग्लू या गम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, चीजों को जोड़ देता है। जैसे फेविक्विक वो चीजों को जोड़ देता है, सिमिलरली सीमेंट जो है वो सैंड और कोर्स एग्रीगेट को जोड़ने का काम करता है। कोर्स एग्रीगेट गिट्टी है वो रॉक से या वी कैन से स्टोन से मिलता है और जनरली जो स्टोन होता है वो इग्निशियस रॉक होता है, वहां से उसको छोटे छोटे पीसेज में हम लोग तोड़ देते हैं, जिसका यूज किया जाता है बीम, कॉलम, स्लैब को बनाने में। तो कोर्स एग्रीगेट है वो पत्थर से मिला है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, काफी मजबूत होता है। तो जब इसको हम लोग सैंड और सीमेंट की मदद से कोर्स एग्रीगेट को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, सीमेंट यहाँ पे बाइंडर का काम करता है, बाइंडर करने का मतलब है जोड़ने का काम करता है। सैंड यहाँ पे फिलर का काम करता है, यानी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको भरने का काम करता है। और कोर्स एग्रीगेट होता है वो बल्क में होता है, वो मास होता है। कोई भी स्ट्रक्चर का जो शेप होता है वो कोर्स एग्रीगेट के ही कारण आता है। सैंड और कोर्स एग्रीगेट बोल सकते हो और फाइन एग्रीगेट, यानी सैंड और कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी और बालू को मिला दो तो पूरा स्ट्रक्चर का 80% यही होता है। इसमें सीमेंट और वॉइड्स प्लस वाटर कुछ ऐड किए जाते हैं, तब जाकर एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो जितना भी लोड लेगा, जो भी स्ट्रक्चर लोड लेगा, वो पूरा का पूरा लोड किसके द्वारा लिया जाता है, कोर्स एग्रीगेट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और सीमेंट है वो बांधने का काम करता है। मतलब ये समझ लो कि ये कोर्स एग्रीगेट है यानी गिट्टी है, इसको हम लोग क्या किए, सीमेंट की मदद से जोड़कर एक स्ट्रक्चर बना दिए। क्या स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ भी हो सकता है, बीम या कॉलम हो सकता है। अच्छा, ये कोर्स एग्रीगेट है, दे आर स्टिक टुगेदर बाय द सीमेंट। ठीक है, सीमेंट की मदद से कोर्स एग्रीगेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे, कुछ भी लोड लगाओगे तो गिट्टी को दबाकर तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, जुड़ा हुआ है, आप दबाकर नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इसमें हम लोग टेंसाइल कोई फोर्स लगाते हैं तब ये क्या है, दो चीज जो जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से जुड़ा है, सीमेंट की मदद से जुड़ा है। कौन जुड़ा हुआ है, कोर्स एग्रीगेट जुड़ा हुआ है, वो सेपरेट हो सकता है। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट को दबाकर कंप्रेस करके तोड़ना आसान नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है किसका, कंक्रीट का, बट इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीक होता है। क्यों, क्योंकि जो छोटे छोटे गिट्टी हैं, जो कोर्स एग्रीगेट है वो सीमेंट से जुड़ा हुआ है और जैसे ही आप खींचोगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं, स्टील बार को देते हैं। जनरली माइल्ड स्टील बार का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टील बार का हम लोग यूज करते हैं। स्टील बार होता है यानी लोहे का जो छड़ होता है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में और टेंशन में।
समझ में आया। तो जब हम लोग एक कॉलम, एक बीम, एक स्लैब को बनाते हैं, जब एक स्ट्रक्चरल मेंबर को तैयार करते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव दोनों फोर्स में वो इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर उस पर कंप्रेशन जितना फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स अगर उस पर टेंशन भी लगे तो वो दोनों लोड को रोक सके। बट कंक्रीट, सिर्फ कंक्रीट जिसमें लोहे का छड़ नहीं मिला है उसको प्लेन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, प्लेन कंक्रीट जब वर्ड आएगा, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब उसमें लोहे का छड़ यूज नहीं किया गया है, वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। किस में स्ट्रांग होता है? कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। व्हाट टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। कंप्रेशन लोड को वो झेल सकता है, रोक सकता है, क्योंकि वो पत्थर से बना हुआ है और पत्थर मजबूत होता है, तो कंप्रेशन को वो तो रोक लेगा बट टेंशन नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि उसके जो एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं, पीसेज हैं, वो सीमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है? टेंशन में ये वीक होता है। जनरली जितना मजबूत कंप्रेशन में होगा उसका 10% मजबूती इसका टेंशन में है। यानी आप बोलो कि ये 100 किलो न्यूटन लोड कंप्रेशन में रोक पाएगा, आप उसको दबाकर तोड़ना चाहोगे तो 100 न्यूटन तक अगर ये रोक पाता है तो मात्र ये 10 न्यूटन तक टेंशन में रोक पाएगा। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन में जो मजबूती है केवल 10 न्यूटन की होगी। जैसे ही आप 10 से 0.1 न्यूटन भी आगे लगाओगे तो ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, यानी खिंचाव में जो मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए इसमें लोहे का छड़ यूज किया जाता है। ठीक है, उसी को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। एक्चुअली वर्ड जो है रेनफोर्समेंट, उसका मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। ठीक है, जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो हम लोग का फूड जो है वो क्या करता है? हम लोग को स्ट्रांग बनाता है। तो वो हम लोग को क्या कर रहा है? रेनफोर्स कर रहा है। मान लो कि किसी का सैनिक का टुकड़ी है एक, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, ठीक है, लड़ाई छिड़ गया है, तो अगर इंडिया का मान लो कि सैनिक 100 है, उसको और मजबूती चाहिए। अगर 1000 और सैनिक को हमको भेजना है तो 100 सैनिक पहले से था, 1000 सैनिक और भेज दिए तो उसका मजबूती बढ़ गया, यानी उसको और क्या कर दिए? रेनफोर्स्ड कर दिए। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है ताकत बढ़ाना, मजबूत करना। यहां पे जो रेनफोर्समेंट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्टील बार के द्वारा किया जा रहा है। तो स्टील बार को रेनफोर्समेंट बार भी कहा जाता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत कर देना। हम लोग किसको मजबूत कर रहे हैं? कंक्रीट को मजबूत कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट कंक्रीट को मजबूत कर दिया गया है। किसके द्वारा मजबूत किए? तो स्टील बार के द्वारा मजबूत किए हैं। स्टील बार यानी लोहे का जो छड़ होता है वो इक्वली स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन में। यानी अब अगर इसमें लोहे का छड़ दे दो तो कंक्रीट जो होगा वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों लेने के लिए इक्वली मजबूत होगा। देखो, आपको आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ये स्ट्रक्चर है जो आरसीसी से बना हुआ है। इसमें रेनफोर्समेंट बार दिया गया है और ये जो रेनफोर्समेंट बार है वो टेंसाइल लोड को रोकने के लिए दिया गया है। आई होप आपको ये डायग्राम देखकर कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि स्टील बार है उसका जो यूज किया जाता है वो उसका डिफरेंट डायमीटर मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट डायमीटर का स्टील बार अवेलेबल होता है। जनरली ये जो स्टील बार है जिसका यूज करेंगे हम लोग क्या बनाने में? स्लैब बनाने में, बीम को बनाने में या कॉलम को बनाने में डिफरेंट डायमीटर के रेनफोर्समेंट बार का यूज किया जाता है। जनरली 8 या 10 या 12 mm के रेनफोर्समेंट बार का यूज किया जाता है स्लैब को बनाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 8, 10 या 12 mm का जो डायमीटर का रॉड होगा, रेनफोर्समेंट बार होगा, उसका यूज किया जाता है स्लैब को बनाने में। ठीक है, इसके बाद जो 10 यहां पे लिख दे रहे हैं, 10, 12 और 16, ये जो डायमीटर है 16 mm के डायमीटर का यूज किया जाता है। जनरली बोल रहे हैं बीम को बनाने में। और इसके बाद 12 mm से लेकर जो रेस्ट है 20 या 25 mm तक का यूज किया जाता है कॉलम को बनाने में। ठीक है, कॉलम का अगर हम लोग रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं तो वो 12, 16, 20 और 25 इस तरह से यूज करते हैं, या इससे भी ज्यादा डायमीटर का बार मार्केट में अवेलेबल है जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप जब स्लैब बना रहे हैं तो 8 mm का या 10 mm का ही रेनफोर्समेंट बार यूज करें।
ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डायमीटर के बार का यूज करने जा रहा है। कुछ स्टूडेंट 12 mm के डायमीटर का यूज करके बीम बना सकते हैं या 16 mm के डायमीटर का यूज करके भी बीम बना सकते हैं। हाँ, नंबर अलग अलग आएगा। मान लो कि कोई स्टूडेंट 12 mm का डायमीटर यूज करके एक बीम को कास्ट कर रहा है, बना रहा है, तो उसमें नंबर 6 लगे, लेकिन जब आप 16 का यूज करोगे तो 5 ही रेनफोर्समेंट बार में, लोहे का छड़ में, वो पूरा स्लैब है या बीम है या कॉलम है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब डायमीटर कम रहेगा तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, जब डायमीटर ज्यादा होगा तो नंबर कम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली स्लैब, बीम और कॉलम को डिजाइन करते हैं। डिजाइन का डिफरेंट फिलॉसफी है, तरीका है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ये रेनफोर्समेंट बार है, लोहे का छड़ है जिसको स्टील बार भी कहा जाता है। स्टील को रेनफोर्समेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट गिव अ स्ट्रेंथ टू द प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट को ये मजबूती प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट रेनफोर्समेंट बार। ओके, तो अब समझते हैं कि डिजाइन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। हम लोग डिजाइन का मतलब क्या समझे। ठीक है, देखो, जब एक स्लैब, बीम या कॉलम को हम लोग बनाएंगे तो इसका डायमेंशन अननोन होगा। इसका जो डायमेंशन है यानी थिकनेस जो है, स्लैब का थिकनेस, कॉलम का जो डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये डिपेंड करेगा लोड का मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, लोड कितने तरह का होता है इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन सा कोड का यूज किया जाता है लोड को कैलकुलेट करने में, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, जो भी लोड होगा, हर लोड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन सा कोड इसके लिए सुटेबल है, कॉम्बिनेशन क्या होगा लोड का, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग स्लैब, बीम और कॉलम को डिजाइन करते हैं तो इसका जो डायमेंशन है वो अनडिफाइंड होता है लोड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग इसके डायमेंशन को फिक्स करते हैं, यही चीज कहलाता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चरल मेंबर के डायमेंशन को फिक्स करना। ठीक है, लोड के करस्पॉन्डिंग। अगर लोड ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीम का जो ऊंचाई है, ठीक है, यानी हाइट है, और जो विड्थ है उसको हम लोग फिक्स करेंगे किसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग। जब लोड ज्यादा होगा तो इसके डायमेंशंस को ज्यादा रखा जाएगा, जब लोड कम होगा तो डायमेंशंस को कम रखा जाएगा। तो लोड के करस्पॉन्डिंग उसके डिजाइन को फाइंड आउट करना ही डिजाइन कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्लैब, बीम, कॉलम के डायमेंशंस को हम लोग फिक्स करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट बार का कितना रिक्वायरमेंट है ये सब कैलकुलेट करेंगे। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द डिजाइन। आई होप आपको डिजाइन का मतलब समझ में आ गया। डिजाइन का मतलब होता है कि रेनफोर्समेंट बार का नंबर निकालना करस्पॉन्डिंग टू देयर डायमीटर। कितने डायमीटर का रेनफोर्समेंट बार का कितना नंबर होगा, और अगर आरसीसी का यूज किया जा रहा है तो उसमें उसका डायमेंशंस क्या होगा। जब हम लोग रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ गैप के साथ प्रोवाइड किया जाता है। जब आप बीम या कॉलम को देखोगे तो ये जस्ट ये रेनफोर्समेंट बार है, आपको नहीं दिखेगा, वो टच नहीं होता है। मेन जो इसका रीजन है वो ये है कि आपको रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाना है। कोरोजन का मतलब है जंग नहीं लगने देना है। अगर ये सरफेस पे रहेगा तो मॉइस्चर और एयर के कारण उसमें क्या होता है, जंग लग सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग कुछ कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में जैसे जैसे, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जनरली बोले थे कि जो रेनफोर्समेंट बार होता है वो टेंशन को कैरी करता है। कैरी करने का मतलब है रोकता है, लोड को लेकर अपने पास रोकता है या रजिस्ट करता है। ठीक है, तो जनरली रेनफोर्समेंट बार को हम लोग टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद ये सब चीजें जो है इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखेंगे और अगले वीडियो लेक्चर से अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2-3 लेक्चर जो है वो फंडामेंटल चलेगा, पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर बेसिक चीजों को बताएंगे जिसका यूज है वो आरसीसी में किया जाएगा। डायरेक्ट हम सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले 3 लेक्चर हम अपना समय देंगे जो आपको आरसीसी के बारे में सब कुछ चीजों को बताएगा, और उसको देखने के बाद आपका जो आरसीसी जो है वो आसान लगने लगेगा, एक पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिलेबस को देखते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को WSM बोलते हैं। WSM और LSM 2 डिफरेंट फिलॉसफी है।
ठीक है, एक ओल्ड फिलॉसफी है। ओल्ड फिलॉसफी कहने का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो मान लो ये आपका घर है, ये यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो आप घर से जब अपने स्कूल की तरफ जाते हो तो जाने का दो रास्ता हो सकता है, एक रास्ता ए है और बी रास्ता मतलब सेकंड वन है। मतलब आप इस रास्ते से भी अपने स्कूल में पहुंच सकते हो घर से, और बी रास्ते से भी पहुंच सकते हो। दो तरीका है जाने का, एक नया रोड है और एक पुराना रोड है। मान लो कि ये रास्ता है वो नया है, ठीक है, एकदम चिकना है, पक्का है, आप आराम से साइकिल चलाकर जा सकते हो। और एक थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पुराना रोड है, ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड रोड है और एक न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड है। आप दोनों के थ्रू जा सकते हो, जो भी आपको नज़दीक लगे, कंफर्टेबल लगे, जा सकते हो। बट आप कौन सा चूज करोगे? नया रास्ता है वो ज़्यादा चूज करोगे, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। या बोल सकते हो ये राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, साइकिल आसानी से मतलब जल्दी पहुंच पाएंगे, कोई कंफर्ट मतलब डिस्कंफर्ट नहीं होगा, साइकिल चलाने में मजा आएगा, ठीक है। इसलिए न्यू रोड जो नया बना है उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, तो पुराने रास्ते से भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से घर से विद्यालय जाने के लिए दो रास्ता था, ठीक है, और भी रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, तीसरा चौथा भी रास्ता हो सकता है, जहां पे आपको पता भी ना हो वो भी रास्ता हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो है WSM और LSM। दो फिलॉसफी है डिजाइन का, यानी दो तरीका है डिजाइन का। एक ओल्ड वन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो ओल्ड तरीका है जिसके द्वारा हम लोग घर बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और लिमिट स्टेट मेथड है, न्यू फिलॉसफी है, नया तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग घर बना सकते हैं। इसमें एजम्पशन जो भी यूज किया गया, मटेरियल का स्ट्रेंथ का कंसिडरेशन, ये अलग अलग है। ये पुराना है, यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा पढ़ने के लिए, और इसमें नया फिलॉसफी कुछ अलग मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला यूनिट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में इंट्रोडक्शन है, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पहले पढ़ेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, ठीक है, और इसका यूजेस और बीम डिजाइन के बारे में जनरली पढ़ेंगे। देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में तो अंतर है, इसको देखेंगे ही। जनरली वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोल सकते हो कि ओवर स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मटेरियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, बट जब जैसे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, उसमें ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे, ठीक है। तो जहां पे जैसे वाटर टैंक होता है, तो वाटर टैंक में जहां पे पानी का रिसाव हो सकता है, छोटे छोटे क्रैक होने के कारण भी वहां से लीकेज हो सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ओवर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज किया जाता है, पैसे की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एक घर बनाते हैं और इस घर को बनाने में मान लो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करके बनाते हो तो 25 लाख रुपया लगता है, और लिमिट स्टेट मेथड का यूज करते हो तो 18 लाख रुपया लगता है। तो किसके साथ जाना बेटर है? 18, ये दोनों सेफ डिजाइन है, दोनों सही है, लेकिन अगर इसका यूज करें तो इसमें क्या होता है, मटेरियल को सही सही कंसीडर करते हैं जितना उसका स्ट्रेंथ है। जैसे आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले क्या इतना डेवलपमेंट हो चुका था जितना अभी है? 50-60 साल पहले, 60 साल पहले इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंट मटेरियल को टेस्ट कर सके। तो उस वहां पे जो अनुमान लगाया गया उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को थोड़ा वीक आके, कमजोर आके, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग लेबोरेटरी में अच्छे से मटेरियल को टेस्ट कर लिए और उसका जितना स्ट्रेंथ था एग्जैक्टली उतना ही माने। तो दोनों सेफ होता है, बट ये थोड़ा सेक्शन बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है और अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे, ये क्या फिलॉसफी कहता है, इसका अजम्पशन क्या है, लिमिट स्टेट का फिलॉसफी क्या है, इसका अजम्पशन क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम 5-5 या 7-7 लेक्चर सिर्फ WSM और LSM पे जाएगा। उसके बाद है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। प्री का मतलब पहले, स्ट्रेस का मतलब उसमें कुछ खिंचाव ला दिया गया या फोर्स अप्लाई कर दिया गया या लोड अप्लाई कर दिया गया। देखो, दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री का मतलब पहले और स्ट्रेस्ड का मतलब उसमें लोड अप्लाई कर दिया जा चुका है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड को अप्लाई करते हो तो वो उस लोड के कारण उसमें डिफॉर्मेशन आता है। मतलब अगर ये एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर हम लोग अगर टेंसाइल लोड अप्लाई करें तो इस टेंसाइल लोड के कारण ये लंबा होना चाहेगा। अगर ये रबड़ का होता
ठीक है, इरेजर होता तो ये लंबा हो चुका होता अब तक, लेकिन ये लंबा नहीं हुआ है। क्यों नहीं इलोंग्रेट हुआ है? क्योंकि इसका जो भी डिफॉर्मेशन होने की कैपेबिलिटी थी, जो भी होने का चांस था, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो उसको रोक लिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है जब जब लोड लगेगा तभी तभी स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, जो भी आप फोर्स लगा रहे हो और उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो वो स्ट्रेस को बताता है। बट एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको डिटेल में इसको भी बता देंगे, लिखवा देंगे। ठीक है, बट अभी समझ लो कि जब जब लोड लगेगा तभी तभी स्ट्रेस आएगा, जब जब फोर्स लगेगा तभी तभी स्ट्रेस आएगा। ठीक है, प्री का मतलब पहले, यानी अगर आप एक स्ट्रक्चर को बनाते हो, बाहर से अपलोड लगाने के पहले ही अगर उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाए तब उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट बोलते हैं। मतलब होता क्या है कि एक लोहे का तार होता है, लोहे का वायर होता है, उसको खींच देते हैं। ठीक है, खींचने के बाद उसमें हम लोग कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है, सेटल हो जाता है, तब इस लोहे के वायर को छोड़ दिया जाता है। और लोहे का वायर जब खींचा हुआ है तो वो क्या होगा? शॉर्टेन होना चाहेगा, अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहेगा, और जब वो ओरिजिनल लेंथ पे आता है तो कंक्रीट को दबा देता है। जब दबा देता है तो कंक्रीट में स्ट्रेस जनरेट आ जाता है, जनरेट हो जाता है। उसी को बोला जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्रीकास्ट, प्री स्ट्रेस, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड जिसको एलएसएम बोलते हैं, क्या है? ये न्यू फिलॉसफी है। इसके कुछ अपने रूल होंगे, कुछ अपना एजम्पशन होगा, कुछ ये अलग बातें कहेंगी। डब्ल्यूएसएम कुछ अलग फिलॉसफी होगा, कुछ अलग रूल होगा, कुछ अलग एजम्पशन होगा, ये कुछ और बात कहेगा, लेकिन अल्टीमेट डिजाइन करके देगा। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन किसको कहते हैं? तो एक वैसा सेक्शन जिसमें सिर्फ एक साइड में रेनफोर्समेंट बार दिया गया है। ठीक है, आइदर कंप्रेशन में दो या टेंशन में। हम लोग टेंशन में ही प्रोवाइड करते हैं। जब टेंशन जोन में ही सिर्फ रेनफोर्समेंट बार दिया जाता है, एक जोन में बताएंगे कि कैसे टेंशन जोन क्रिएट होता है, कैसे कंप्रेशन जोन क्रिएट होता है। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसे जैसे चीजें आते जाएगी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हम लोग किसी एक जोन में, यानी टेंशन जोन में, जहां पे टेंशन आता है वहां पे रेनफोर्समेंट बार देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी आपका डायमेंशन जो है वो फिक्स कर दिया गया है। उस सिचुएशन में टेंशन के साइड साइड, कंप्रेशन साइड में भी हम लोग क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट बार देते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, बीम ही एक तरह से कहो, बीम के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। उसके बाद है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, या डबली बीम बोलो, ये भी बीम के ही बारे में पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है शियर, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। बहुत अच्छा मार्क्स पूछा जाता है इस यूनिट से, डिटेल में स्टडी करवाएंगे। शियर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। देखो, रेनफोर्समेंट बार जो होता है वो कंक्रीट के अंदर इम्बेडेड होता है, यानी इसके अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेनफोर्समेंट बार कंक्रीट के अंदर गया है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, लोहा और सीमेंट के बीच में अच्छा बॉन्ड बनता है। तो आपको कितना कंक्रीट के रेनफोर्समेंट बार को कितना अंदर रखना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहलाता है डेवलपमेंट लेंथ। और बॉन्ड, किस तरह से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड बनेगा ना, रेनफोर्समेंट बार और कंक्रीट रहेगा तो उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। शियर आप लोग पढ़े होंगे, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेंथ, तो इसको रजिस्ट करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्टीरअप जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम। जब स्लैब और बीम मोनोलिथिकली जुड़ा होता है, दोनों एक साथ जुड़ा होता है, तब उस तरह के बीम को हम लोग टी बीम बोलते हैं। देखना क्या होगा, मान लो कि इस तरह का एक स्लैब बना है और इस स्लैब में बीम जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है और दे आर सेट टुगेदर, दे आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर, दे आर मोनोलिथिकली ज्वाइंट। तब इस तरह का जो बीम होता है टी शेप का होता है और इसको टी बीम कहा जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो अब तक 6 यूनिट के बारे में देखें। अब इसके बाद यूनिट 7, 8 जो है रिमेनिंग यूनिट है उसको भी लिख कर एक्सप्लेन कर देते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, डिजाइन ऑफ स्लैब। स्लैब के डिजाइन के बारे में जानेंगे। दो तरह का स्लैब होता है, ठीक है। ये स्लैब एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे आपको स्लैब दिख रहा होगा किस तरह का स्लैब होता है, और इसमें रेनफोर्समेंट बार भी दिया जाता है। दो तरह का स्लैब होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में रेनफोर्समेंट एक डायरेक्शन में होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। और टू वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, यानी लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों डायरेक्शन में होता है। डिटेल में पढ़ेंगे, वेट करो, ठीक है। उसके बाद यूनिट 8 में हम लोग को पढ़ना है डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब होता है जो सेंट्रॉइड होता है, जो सीजी है कॉलम का, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लोड लग रहा है, ना कि विथ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉलम है उसको पहले कॉलम को डिजाइन करना सीखेंगे और उसके बाद फुटिंग को डिजाइन करना सीखेंगे। फुटिंग क्या होता है? कॉलम के नीचे का जो चौड़ा वाला पार्ट होता है वो फुटिंग कहलाता है। फुटिंग का काम क्या है? तो लोड को यूनिफॉर्मली सॉइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना। सॉइल है वो वीक होता है, अगर उस पर एक्सेसिव लोड कम एरिया पे लगेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा कॉलम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चौड़ा पार्ट देते हैं जो कहलाता है फुटिंग। फुटिंग जब चौड़ा हो जाता है तो एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है? कम जाता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। जब आप एरिया को बढ़ा दिए, ठीक है, जब इस नीचे वाले पार्ट को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जाएगा, ठीक है। देखे हो गया कि कील जब होता है, कील में क्या किया जाता है कि कील में हम लोग देते हैं आगे का पॉइंट जो होता है वो काफी नोकीला रखा जाता है, पॉइंटेड रखते हैं, ठीक है। क्यों रखा जाता है? ताकि दीवार पे ये आसानी से पेनिट्रेट हो सके। जब यही पार्ट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा और चौड़ा कर देंगे तो इट इज वेरी हार्ड टू पेनिट्रेट इन वॉल। सेम वही चीज होता है, जब हम नीचे चौड़ा कर देते हैं तो सॉइल में कॉलम धंसता नहीं है और प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉइल के ऊपर। तो कॉलम के डिजाइन के बारे में भी देखेंगे और फुटिंग के डिजाइन के बारे में भी जानेंगे। डिजाइन में क्या करेंगे? थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई और उसमें रेनफोर्समेंट बार की कितनी जरूरत है ये हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। अगला 2-3 वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन का ही होगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।